और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे समतल दर्पण को लेकर कि समतल दर्पण किस प्रकार का होता है, इसका क्या यूज होता है और समतल दर्पण से जुड़ी हुई कई प्रॉपर्टीज है जहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समतल दर्पण किस प्रकार का होता है, देखने में किस प्रकार का लगता है। तो दोस्तों, समतल दर्पण की बनावट जो है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये हमारे पास समतल कांच की पट्टिका है, इसके हम एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। हम समतल कांच की पट्टिका के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो इस प्रकार का जो दर्पण है इसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। किसी समतल कांच की पट्टिका के एक और पॉलिश कर दें तो जो दर्पण में प्राप्त होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। हम समतल दर्पण में इधर सामने खड़े होते हैं, पॉलिश के पीछे थोड़ी खड़े होते हैं, कांच के सामने खड़े होते हैं, हम इधर खड़े होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरीके से खड़े होते हैं समतल दर्पण के सामने, इस तरीके का हमारा इमेज होता है समतल दर्पण में। हम इस तरीके से खड़े होते हैं समतल दर्पण में, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात इसके उपयोग की कर लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग हमारे सुंदर सुंदर चेहरे को देखने में किया जाता है। हम अपना चेहरा देखने में समतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। और कोई इसका विशेष यूज नहीं है समतल दर्पण का। अपना चेहरा देखने में जो दर्पण यूज होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज कि क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं समतल दर्पण में। तो देखिए समतल दर्पण बिल्कुल फ्लैट होता है, इसमें किसी भी प्रकार की इसमें से वक्रिंग नहीं होती है, इस प्रकार का नहीं होता है, ये कतई ऐसे इस प्रकार का ढाल नहीं होता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल एक सीधी कांच की प्लेट होती है जिसके एक और पॉलिश की हुई रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो मैं कहूंगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो मैं कहूंगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। फिर बात आती है कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण जो है वो किस प्रकार का इमेज फॉर्मेशन देता है हमें। तो समतल दर्पण में दोस्तों प्रतिबिंब बनता है। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब की कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी। याद रखें दोस्तों, कोई सा भी दर्पण हो हमेशा आभासी के साथ हमेशा सीधा ही बनता है। कोई सा भी दर्पण हो भले आभासी के साथ हमेशा क्या बनेगा, सीधा। आभासी के साथ हमेशा बनता है सीधा। यह आपको एक याद रखने की बात है और याद आपको यहीं से रह जाएगा आभासी। सी फॉर सीधा, सी फॉर सीधा। तो आभासी के साथ हमेशा बनता है सीधा। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और खास बात प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की अगर हमारे पास कोई वस्तु है, यदि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की हमारे पास कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ही बनता है। 5 सेमी ऊंचा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ही बनता है। मतलब जो आकार वस्तु का होता है सेम वही आकार प्रतिबिंब का भी होता है। प्रतिबिंब का आकार इसमें सदैव वस्तु के बराबर ही होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों, आभासी बनेगा, आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और इस प्रतिबिंब की खास बात होती है, ये जो प्रतिबिंब है ये हमेशा पार्श्विक होता है। किस टाइप का होता है, पार्श्विक। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है समतल दर्पण की कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक प्राप्त होता है। पार्श्विक का मतलब है कि अगर समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अगर मैं अपना बायां कान पकड़ता हूं तो मुझे दर्पण में दायां कान पकड़ा हुआ दिखाई देगा। अगर मैं दायां कान पकड़ता हूं तो मुझे बायां कान पकड़ा हुआ दिखाई देगा। कहने का सिंपल मतलब कि अगर मैं समतल दर्पण को अगर P दिखाता हूं तो समतल दर्पण मुझे Q दिखाएगा। इस प्रकार के फिनोमिना को हम बोलते हैं पार्श्विक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक प्रतिबिंब। कि समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां भाग दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां भाग दिखाई देता है। मतलब दर्पण को हम P दिखाते हैं तो दर्पण हमें Q दिखाता है।
इस प्रकार के प्रतिबिंब को कहा जाता है पार्श्विक प्रतिबिंब। ये दोस्तों एकमात्र ऐसा दर्पण है जो पार्श्विक प्रतिबिंब बनाता है। बाकी आगे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को लेकर भी चर्चा करेंगे, वहां ऐसा कोई पार्श्विक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे पार्श्विक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा दर्पण है हमारे पास समतल दर्पण। समतल दर्पण हमें पार्श्विक प्रतिबिंब देता है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात की हमने कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो आभासी बनेगा। आभासी के साथ हमेशा सीधा ही बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास बनेगा पार्श्विक। ठीक है, अब देखिए यहां ये हमारे पास सपोज कोई समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख रखा है अक्ष दूरी पर। यहां मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था यहां, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये दर्पण से कितना दूर था, अक्ष सेंटीमीटर दूर। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो इमेज है वो भी हमारे पास कितनी दूर बनेगा, वो हमारे पास अक्ष दूरी पर ही बनेगा। मतलब वस्तु किसी समतल दर्पण से अक्ष दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी हमें दर्पण के पीछे अक्ष दूरी पर दिखाई देगा। प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आपको शीशे के पीछे दिखाई देता है, क्योंकि सामने अगर दिखाई दे दिया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि ये मेरा भूत कहां से आ गया। तो याद रखेंगे आप कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु दर्पण से जितना दूर होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि यदि कोई वस्तु किसी समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा, तो हम कहेंगे कि उसका प्रतिबिंब भी जो है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, साथ ही साथ पार्श्विक होगा। ओके, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास समतल दर्पण है। ठीक है, इसके पास में वस्तु आ रही है v वेग से। समतल दर्पण के पास में कोई वस्तु आ रही है v वेग से, तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है ये 2v वेग से दर्पण के पास आता हुआ प्रतीत होता है। ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है समतल दर्पण का कि यदि कोई वस्तु, ये हमारे पास सपोज कोई समतल दर्पण है, इससे कोई वस्तु आ रही है v वेग से दर्पण के पास में आ रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के पास में आता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रतिबिंब का वेग डबल होता है। प्रतिबिंब का वेग डबल का मतलब 2v होगा। अगर आने का वेग, वस्तु के आने का वेग v है तो प्रतिबिंब के आने का वेग क्या होगा, 2v। अगर मैं बात क्वेश्चन की करूं तो ये बात आपको क्वेश्चन में डाल के भी पूछी जा सकती है। किस तरीके से कि यदि कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी समतल दर्पण के पास आ रही है तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से दर्पण के पास आएगा, तो हम बोलेंगे 40 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण के पास आएगा। तो हमने यहाँ 2 प्रॉपर्टी पढ़ी समतल दर्पण की। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर h ऊंचाई का कोई आदमी, h ऊंचाई का कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों याद रखेंगे आप, दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होनी चाहिए। जो वस्तु है उसके हाइट की कम से कम आधी तो होनी ही चाहिए, तब जाकर आप अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देख सकते हैं। अभी जो पिछला जो रीट का एग्जाम हुआ था वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी समतल दर्पण की ऊंचाई h है, किसी व्यक्ति की ऊंचाई h है। क्वेश्चन क्या था, किसी व्यक्ति की ऊंचाई h है, यदि वह अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे दोस्तों h/2। अगर इसी बात को मैं क्वेश्चन में डालकर अगर बात करूं तो क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा कि यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है और वह व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है
तो उस समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो हम कहेंगे दोस्तों 3 फीट। कितना फीट? 3 फीट। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है समतल दर्पण की। क्या कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वस्तु, अगर हमारे पास वस्तु की ऊंचाई अगर h है, वस्तु की ऊंचाई अगर हमारे पास h है, ठीक है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की जो ऊंचाई है, दर्पण की ऊंचाई, और ऊंचाई भी कैसी? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए h/2, ताकि वह व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में देख सके। साथ ही साथ समतल दर्पण से लेकर कई बार क्या करता है, समतल दर्पण जो है, दो समतल दर्पण लेता है, उसको किसी थीटा एंगल पर रख देता है इस तरीके से कि जैसे ये हमारे पास कोई समतल दर्पण है, ये एक दर्पण ये है, ठीक है, और दूसरा समतल दर्पण हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इन दोनों दर्पणों के बीच में कोण है थीटा। दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हुए हैं। यदि इन दर्पणों के बीच में मैं यहां कोई वस्तु रख देता हूं, यहां सपोज मैंने कोई बॉल रख दी, ये हमारे पास कोई बॉल है समतल दर्पणों के बीच में, तो इस बॉल के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हुए हैं। यदि उन दर्पणों के बीच में मैं कोई वस्तु रख दूं तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों दो तरीके से निकाली जाती है। यहाँ पर पहला हमें चेक करना है 360/थीटा का मान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें चेक करना है 360/थीटा का मान। 360/थीटा का मान यदि सम संख्या में आ रहा है, 360/थीटा का मान सम संख्या में आ रहा है, तो वहां प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो प्रतिबिंब बनेंगे, तो वहां प्रतिबिंब कितने बनेंगे? n बराबर 360/थीटा में से हम एक कम कर देंगे दोस्तों। 360/थीटा में से हम एक लेस कर देंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। दूसरा, यदि 360/थीटा का मान हमारे पास विषम आ रहा है, 360/थीटा का मान अगर विषम आ रहा है, तो उसके अंदर प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो वहां प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों 360/थीटा ही प्रतिबिंब बनेंगे। तो वहां प्रतिबिंबों की संख्या भी हमारे पास कितनी होगी? 360/थीटा। इस बात को हमें क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको कह दिया कि हमारे पास दो समतल दर्पण है और इन दर्पणों के बीच में हमारे पास कोण है 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, दर्पण है, दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे दिया ये कि ये समतल दर्पण है दो, ये इस तरीके से, ठीक है, और इनके बीच में यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। यहां इन दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला काम में लूंगा 360/थीटा, मतलब यहां पर 360/थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 360 में 90 का भाग देने पर आता है दोस्तों 4। अब देखिए 4 सम है कि विषम है? तो 4 हमारे पास क्या है? सम। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी कि 360/थीटा का जो मान आया उसमें से एक कम कर देंगे। तो यहां हमारे पास प्रतिबिंब बनेंगे 4 - 1 बराबर कितने? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ में आ रही होगी बात आपको। सबसे पहले 360/थीटा चेक करेंगे, उसका मान अगर सम आ रहा है तो जो मान आया उसमें से हम एक कम कर देंगे। तो यहां हमारे पास कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। दूसरा, जैसे हमारे पास थीटा का मान दे दिया सपोज 40 डिग्री, थीटा का मान दिया 40 डिग्री कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं, तो उन दर्पणों के मध्य में रखी किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही 360/थीटा, 360/थीटा। तो देखिए 360 में थीटा का मान कितना डिग्री अब की बार? 40। तो यहां से हमारे पास कितना आया? 9 आया। तो बोलिए 9 सम है कि विषम संख्या है? 9 विषम है, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमारे पास 9 ही रह जाएगी दोस्तों। सम आएगा तो एक घटाना है, और अगर विषम मान आ रहा है तो प्रतिबिंबों की संख्या वो की वो ही रह जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा शायद मेरी बात, ठीक है। अब देखिए
साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का ही होता है। आपने ये बात गौर की होगी, हमारा नाक जितना है उतना ही नाक दिखाई देगा। अगर नाक छोटा हो जाए या नाक मोटा हो जाए दर्पण में तो हम बहुत बड़ी चिंता में पड़ सकते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के बराबर ही बनता है। एक टर्म चलती है दोस्तों दर्पणों में, आवर्धन गुणांक। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म चलती है दर्पणों के अंदर है आवर्धन गुणांक। आवर्धन गुणांक, आवर्धन गुणांक क्या होता है? आवर्धन गुणांक होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है या प्रतिबिंब वस्तु से कितना छोटा बन रहा है। जैसे मेरे पास 5 सेमी की वस्तु थी और उसका प्रतिबिंब सपोज किसी दर्पण में, यहां तो नहीं बनेगा, किसी दर्पण में 10 सेंटीमीटर का बढ़ गया, तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा हुआ? तो हम कहेंगे कि 2 गुना बड़ा हुआ, तो उसका आवर्धन गुणांक हो जाएगा हमारे पास 2। देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। एक आवर्धन गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो लेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में हम लिखते हैं दोस्तों बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में लिखेंगे बिंब की ऊंचाई। बिंब और वस्तु एक ही बात होती है, या तो वस्तु कह दो या बिंब कह दो, एक ही बात होती है। तो समतल दर्पण के संदर्भ में अगर बात करें तो हमने पढ़ा कि जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो ही किसकी ऊंचाई होती है? प्रतिबिंब की। जितनी ऊंची वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा बनता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो बिंब की ऊंचाई भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी होगी? 10। तो यहां से अगर मैं आवर्धन गुणांक की बात करूं तो समतल दर्पण का आवर्धन गुणांक कितना होता है दोस्तों? 1। समतल दर्पण का आवर्धन गुणांक कितना होता है? 1। आवर्धन गुणांक 1 होने का मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होते हैं। यदि आवर्धन गुणांक का मान 1 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वहां प्रतिबिंब का आकार ज्यादा है और वस्तु का आकार कम है। मतलब आवर्धन गुणांक का मान 1 से ज्यादा होने पर हमें प्रतिबिंब बड़े आकार का दिखाई देता है। आवर्धन गुणांक का मान 1 से कम होने पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। और आवर्धन गुणांक का मान यदि फिक्स 1 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ दोस्तों हमने चर्चा की समतल दर्पण को लेकर। तो समतल दर्पण से संबंधित जो भी फैक्ट्स है उनको एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले बात आती है कि सर समतल दर्पण क्या है? तो यदि किसी समतल कांच की पट्टिका के एक और पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण का आवर्धन गुणांक कितना होता है? 1। आवर्धन गुणांक 1 होने का तात्पर्य क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। याद रखना दोस्तों, आभासी के साथ हमेशा कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। भले कोई सा दर्पण पढ़ना, भले कोई सा भी लेंस पढ़ना, हम आगे चर्चाएं करेंगे और भी कि आभासी के साथ हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। साथ ही साथ प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? पार्श्विक। पार्श्विक प्रतिबिंब का तात्पर्य क्या है कि वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण में दायां भाग दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग समतल दर्पण में बायां भाग दिखाई देता है। फिर हमने चर्चा की कि समतल दर्पण से वस्तु जितना दूर होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। v वेग से यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के पास में आती है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से समतल दर्पण के पास में आएगा। h ऊंचाई का कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो हम कहेंगे दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो वहां हम 360/θ का मान निकालेंगे। यदि सम संख्या में आ रहा है तो 1 घटाकर लिख देंगे, और अगर विषम संख्या में आ रहा है 360/θ का मान यदि विषम संख्या में आ रहा है तो हमारे पास प्रतिबिंबों की संख्या वही रह जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चर्चा की समतल दर्पण को लेकर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।